प्यारे विद्यार्थियों, अभी हमने यूनिट फर्स्ट में पढ़ा था प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरण, और उसमें 3-4 तरह की जो विधियाँ थी उन सभी विधियों का हमने अध्ययन किया। इसके बाद यूनिट 2 जो हमारी है उसका नाम है अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण। देखिए, उस दिन हमने कोटि और घात पे चर्चा की थी। प्रथम जो हमारा लेक्चर हुआ था, यदि किसी विद्यार्थी ने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो इस यूनिट को पढ़ने से पहले लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर 2 इन दोनों को देखना अनिवार्य है, क्योंकि यदि आपने वो दोनों लेक्चर नहीं सुने तो इस यूनिट को समझने में आपको समस्या आएगी। हमने उस दिन अध्ययन किया था प्रथम कोटि और प्रथम घात का, और सामान्यतः फिर एक बार देख लेते हैं हम। कोई भी यदि किसी भी, जैसे कोई समीकरण है हमारे पास dy/dx स्क्वायर प्लस y = x³। यहाँ हम यदि देखें तो आश्रित चर जो y है उसका x के सापेक्ष अवकलज एक बार हुआ है, मतलब dy/dx। तो एक बार अवकलज करने का मतलब उसकी कोटि 1 हो गई समीकरण की। यदि 2 बार अवकलज होता, अर्थात किसी समीकरण में d²y/dx² इस प्रकार का पद यदि आए, मतलब यहाँ पर 2 बार अवकलन हुआ है, इसका मतलब इस समीकरण की कोटि कितनी है? 2। इसी प्रकार आगे हम बढ़े क्रम से, यदि 3 बार अवकलज हो तो कोटि 3, और 4 बार अवकलज हो तो कोटि 4। अब यहाँ देखिए, जैसे यहाँ कोटि 1 है, लेकिन इस संपूर्ण पद के ऊपर कोई भी घात दी हुई जा सकती है। जैसे यहाँ पर यदि हम घात देखें तो यदि किसी पद के ऊपर कोई घात नहीं है तो घात कितनी मानी जाती है? 1। तो इस समीकरण को हम देखें तो कोटि तो 2 है और घात कितनी है? 1। यहाँ हम देखें तो कोटि कितनी है? 1, लेकिन घात कितनी हो गई? 2। तो हमने जो पहली यूनिट पढ़ी थी वो थी प्रथम कोटि एवं प्रथम घात, अर्थात वहाँ पर जितने भी समीकरण थे उनमें केवल हमें कौन सा पद देखने को मिला था? dy/dx। ना तो 2 अवकलज वाला था, ना ही इसके ऊपर किसी प्रकार की घात थी। अब इस यूनिट में है हमारा रेखिक अवकल समीकरण। रेखिक का मतलब होता है वह समीकरण जिसकी घात 1 हो, वह रेखिक कहलाता है। शुरू से हम पढ़ते आए रेखिक बहुपद या रेखिक समीकरण, ठीक है। इसका मतलब रेखिक अवकल समीकरण कौन सा होता है? ये हमारे सामने समीकरण लिखा हुआ है। यहाँ कोटि तो 2 है, लेकिन इसकी घात कितनी है? 1। इसका मतलब ये क्या कहलाएगा? रेखिक अवकल समीकरण। यहाँ हम ऊपर वाला उदाहरण यदि देखते हैं तो यहाँ कोटि तो 1 है, लेकिन यहाँ घात कितनी है? 2। इसका मतलब क्या हुआ कि यह रेखिक अवकल समीकरण नहीं है। तो अब रेखिक का पता कैसे लगेगा? कोई भी समीकरण आपको दिया हुआ है, जैसे एक बड़ी कोटि का और हम लेके देखें, ठीक है। यहां यदि हम देखते हैं तो ये 3 बार अवकलज हुआ है, ये 2 बार अवकलज हुआ है, तो अधिकतम अवकलज 3 है। तो इस अवकल समीकरण की कोटि कितनी हुई? 3 हुई। ये प्रथम लेक्चर के आधार पर बता रहा हूँ। इसके बाद यदि हम घात का अध्ययन करें तो इसके ऊपर कोई भी घात नहीं है, मतलब कोई भी घात नहीं होने पर क्या मान्य होती है? घात 1 मान्य होती है। अब ये रेखिक अवकल समीकरण हो गया। तो कहने का तात्पर्य सभी विद्यार्थी समझेंगे कि कोटि चाहे अवकल समीकरण में कितनी भी हो, 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन यदि सबसे उच्चतम अवकलज की घात 1 है तो वह क्या कहलाता है? वह हमारा रेखिक अवकल समीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर ये रेखिक अवकल समीकरण है, ये रेखिक अवकल समीकरण है, लेकिन ये रेखिक अवकल समीकरण नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर हमें इस पूरी यूनिट में अध्ययन किसका करना है? रेखिक अवकल समीकरण का। मतलब कोटि कोई भी हो सकती है, लेकिन हमेशा घात क्या रहेगी? उसमें घात हमेशा 1 रहेगी। थोड़ा सा एक शब्द पे ध्यान दें हम, अचर गुणांकों वाले। अचर गुणांक का मतलब होता है, जैसे यहाँ मैंने
इजिकल टू में क्या लिया है, एक्स स्क्वायर। तो ये अचर गुणांक वाला नहीं है क्योंकि यहाँ चर आ गया, यहाँ भी क्या है, चर। सपोज कीजिए यदि एक्स स्क्वायर की जगह कोई संख्या या जीरो होता तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है अचर गुणांक वाला रेखिक अवकल समीकरण। तो अभी जो इस यूनिट में पूरा अध्ययन है वो हम किसका करेंगे, अचर गुणांक वाला, चर वाला नहीं। ठीक है, देखिए मित्रों, विद्यार्थियों, यहाँ तो आपको ये पता लगा कि अचर गुणांक वाले रेखिक अवकल समीकरण है, उनकी पहचान कैसे की जाएगी। तो अब मैं समझता हूँ कि आप आसानी से किसी भी अवकल समीकरण को देखने के बाद यह पता लगा सकते हैं कि यह अचर गुणांक वाला है या नहीं और रेखिक है या नहीं। इसके बाद हम चलते हैं इसके व्यापक समीकरण पर कि कोई भी समीकरण हमें देखने को मिलेगा तो उसका व्यापक रूप क्या होगा। तो व्यापक रूप यदि हम देखें, हम ये मान के चलते हैं कि n कोटि तक का हमारे पास रेखिक अवकल समीकरण हो सकता है। तो हम ये देखें n कोटि मतलब n बार हमने अवकलज किया हुआ है, इसके बाद कोई भी एक गुणांक लिया, वो एक कम अवकलज हो गया हमारे पास। ठीक है, n का मान 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। इसी प्रकार आगे हम देखें तो लास्ट में जाके ये हमारे पास एक सामान्य y का पद मिलेगा। इससे पहले dy/dx, उससे पहले d²y/dx², उससे पहले 3 घात 4 घात। कहने का मतलब n का मान जो है वहाँ तक ये घात हमारी चलती हुई जाएगी। ये हमारा व्यापक समीकरण है। इस समीकरण में हमें रूप मिलेगा। अब हम देखते हैं कि अचर गुणांक रेखिक अवकल समीकरण है, उनका हल किस प्रकार का होता है और हल कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसमें देखें, चूंकि आगे हमें इसमें लंबे समीकरण मिलने वाले हैं तो हम इसका एक शॉर्ट रूप लिखते हैं। शॉर्ट रूप कैसे, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है 12th क्लास में और बीएससी प्रथम वर्ष में भी, कि d/dx है। चूंकि बार बार लिखेंगे तो लिखने में भी लंबा होता है और सवाल भी काफ़ी लंबा जाएगा, तो इसका एक प्रतीक चिन्ह होता है, अर्थात dy/dx है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम कैपिटल D लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब यदि मैं इसे लिखना चाहूँ तो ये क्या होगा हमारे पास, dny प्लस dn-1y और इसका गुणांक p1। इसी प्रकार आगे p2 dn-2y। इसी प्रकार आगे जब हम चलते हुए जाएंगे तो ये हमारे पास pn-1y = 0। अब देखिए इसमें क्या हुआ, हमें लिखने में समस्या नहीं आएगी, ये शॉर्ट रूप हो गया। डी आप कभी भी देखोगे, आपको सवाल भी एग्जाम में जो मिलेगा वो इस कैपिटल डी के रूप में मिलेगा। तो स्वतः ही आपको कैपिटल डी को क्या मान के चलना है, dy/dx। ये प्रतीक चिन्ह है डी, मतलब y का n बार अवकलज हुआ है, इस पद में y का x के सापेक्ष n-1 बार हुआ है। इसी प्रकार n-2 n-3 है। और भी शॉर्ट फॉर्म इसके हम कैसे लिखेंगे, सभी में से y निकाल सकते हैं बाहर, dn प्लस p1 dn-1 प्लस p2 dn-2 और y यहाँ pn-1 आ जाएगा। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैंने डॉट लगा दिया और ये y = ये 0 होगा हमारा। ठीक है, इसके बाद देखिए कोई भी सवाल आपको जब एग्जाम में या आप अपनी बुक्स में से अभ्यास करोगे, सवाल कोई भी इस रूप में मिलेगा तो आपको उस सवाल को किस रूप में चेंज करना है, उस सवाल को आपको इस रूप में चेंज करना है। ये रूप हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, तो किसी भी सवाल को सबसे पहले इस रूप में लाने के बाद अचर गुणांक वाला रेखिक अवकल समीकरण है, उसका जो हल है या सामान्य जो समीकरण होते हैं जो अचर गुणांक वाले नहीं है, उनका 3 प्रकार से होता है। पहले मैं तीनों का नाम लिखूंगा, फिर एक एक को हम समझेंगे। 3 प्रकार के हल होते हैं। एक तो होता है हमारे पास जिसको हम कहते हैं कंप्लीमेंट्री फंक्शन, CF।
पहले प्रकार का जो हल है वो है पूरक फलन। इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और कभी भी जब सवाल में इसको लिखने की आवश्यकता पड़ेगी तो इसको हम हमेशा शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे CF, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मतलब पूरक फलन। एक दूसरा इसका हल होता है विशिष्ट समाकल। इसको हम कहते हैं PI। इसकी भी कभी जब हमें आवश्यकता पड़ेगी विशिष्ट समाकल की तो हम इसको क्या लिखेंगे, हमेशा PI के रूप में लिखेंगे। इसी प्रकार तीसरा जो इन दोनों के योग का हल होता है उसको हम कहते हैं व्यापक हल। इसको हम लिखेंगे जनरल सॉल्यूशन, इसका मतलब GS। तो कोई भी आपको अवकल समीकरण दिया हुआ है रेखिक, तो उसके कुल मिला के 3 हल होते हैं, पूरक फलन CF, विशिष्ट समाकल PI और व्यापक हल GS। यहाँ सुविधा की बात यह है कि जो व्यापक हल है उसको अलग से निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। PI और CF इन दोनों को जोड़ने पर ही हमारा क्या बनता है, व्यापक हल बनता है। तो पूरी यूनिट में केवल हम क्या सीखेंगे कि पूरक फलन कैसे निकाला जाता है और विशिष्ट समाकल कैसे निकाला जाता है। लेकिन एक थोड़ी सी जो नोट करने की बात है वो क्या है कि अचर गुणांक वाले जो रेखिक अवकल समीकरण होते हैं उनमें केवल क्या निकाला जाता है, CF निकाला जाता है। और जो CF है वही क्या होता है, व्यापक हल। क्यों? क्योंकि अचर गुणांक वाला जो अवकल समीकरण होता है उसमें हमेशा विशिष्ट समाकल आपको क्या मिलेगा, 0 देखने को मिलेगा। तो एक बात जो नोट करने की है प्रारंभ की इस यूनिट में सीखने की, कि आपको अचर गुणांक वाले में केवल पूरक फलन निकालना है। यदि अचर गुणांक का नहीं है तो आपको ये दोनों निकालने हैं। इन दोनों का योग क्या होगा, व्यापक हल। इसके बाद हम उदाहरणों पे चलेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले हम पूरक फलन की चर्चा करेंगे। अभी हमने देखा कि अचर गुणांक वाले जो रेखिक अवकल समीकरण है उनका हल होता है CF, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पूरक फलन। तो पूरक फलन को कैसे हम निकालेंगे, तो उदाहरणों पे चलने से पहले थोड़ा सा व्यापक रूप में मैं इसे आपको समझा देता हूँ। देखिए, अभी हमने बताया था किसी भी सवाल को जब आप 2 स्टेप हल करोगे तो उसकी शॉर्ट फॉर्म है वो कुछ इस तरह आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, किसी भी सवाल में हमें यहाँ पर D बराबर M रखना है। ठीक है, ये केवल एक प्रतीक के लिए है क्योंकि हम कैपिटल D है उसको हमने dy/dx माना है। तो ये एक स्वतंत्र चर नहीं है कि आप इसकी वैल्यू निकाल सको। तो इसके लिए हमने क्या किया, स्मॉल m लिया। तो हम ये देखते हैं कि ये कोई भी एक समीकरण बनेगा, 2 घात का भी हो सकता है, 3 घात का, 4 घात का या 5 घात का, कोई भी हो सकता है। तो जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास m का जो समीकरण बना है उसकी कुछ वैल्यू प्राप्त होगी। हमने मान लिया कि हमें, चूंकि ये कितनी घात का समीकरण बनेगा, n घात का, और ये तो हम छोटी कक्षाओं से पढ़ते हुए आए हैं कि कोई भी समीकरण जिस घात का होता है उस समीकरण के उतने ही हल होते हैं। आपने कोई 1 घात का समीकरण लिया तो उसके कितने हल होंगे, 1। 2 घात का समीकरण लिया तो उसके हल कितने होंगे, 2। और 3 घात का लिया, 3। तो n घात का समीकरण है तो उसके कितने हल बनेंगे, n हल बनेंगे। ठीक है, n हल हो गया। अब देखिए, तो n मूल प्राप्त हो गए हमें, m1, m2, m3, mn। तो यदि सबसे पहली स्थिति आती है
कि यदि ये सभी मान अलग अलग है तो हमारा जो CF प्राप्त होगा या y बराबर जो वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर CF ही पूरा हल है, व्यापक नहीं है, इसलिए हम इसको y बराबर भी लिख सकते हैं और CF भी लिख सकते हैं। क्या प्राप्त होगा? कोई भी अचर लेके C1 e की पावर m1x प्लस C2 और e की पावर m2x, इसी प्रकार n मूल है तो e की पावर mnx। n घात के समीकरण के n मूल प्राप्त हुए। यदि ये n मूल सभी अलग अलग है तो हमारा CF कहे या पूरा व्यापक हल कहे, क्या प्राप्त होगा? C1 ये सब में एक जैसा रहेगा, सब में अचर C1 C2 लगाना है और e की पावर यहाँ x लिखना है, बस जो मूल है 5 है तो 5, 4 है तो 4, 3 है तो 3, जो भी लिखा हुआ है इसी प्रकार ये हल प्राप्त होगा। ठीक है, ये तो किस स्थिति में हल है हमारा? ये है हमारा जब सभी मूल अलग अलग हो। अभी उदाहरणों से इसको और भी इसको स्पष्ट करेंगे। फिर अगला दूसरा हम देखें, यदि मान लीजिए इसमें से दो मूल बराबर हो गए, कई बार ऐसा होता है कि दो मान एक जैसे आ गए, तब हम क्या करेंगे? हमने ये मान लिया कि m1 बराबर m2 है, ठीक है, और ये भी किसी मान के बराबर मान लीजिए या आपस में मान लीजिए। तो हमें क्या करना है, जो दो मान एक जैसे हैं उन दोनों का अचर एक साथ लिखना है, C1 प्लस C2x, और चूंकि दोनों बराबर है तो कोई सी भी वैल्यू आप लिख सकते हैं, m1 लिखो या m2, बात एक ही है। इसके बाद कहाँ चालू करेंगे? C3 और e की पावर m3x, और वही इसको कहाँ तक लेके जाना है? दो मान। यदि तीन मान बराबर होते, मान लीजिए m1 बराबर m2 बराबर m3, तो क्या करते? C1 तो हल किस प्रकार होता? C1 प्लस C2x और प्लस C3x स्क्वायर, और वही e की पावर m1x, और बाकी कहाँ से चालू होता? फिर ये C4 से चालू होता और mn तक। कहने का मतलब मान तो हमें इसी प्रकार से हल निकालना है, लेकिन 2 या 3 या 4 जितनी वैल्यू बराबर है उनको अलग अलग न लिखकर एक साथ लिखना है। बस उसका जो गुणांक है वो गुणांक सभी के आएंगे, m1 का भी आएगा तो m2 का भी आएगा तो m3 का भी, इनके गुणांक अलग अलग आएंगे, बाकी मान एक ही बार रहेगा। बस ये थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। इसके बाद हम चलते हैं, कई बार क्या होता है, हो सकता है ये तो हमने देख लिया मान अलग अलग और बराबर, कई बार जो हमारा मूल है वो काल्पनिक भी आ जाता है, आयोटा के रूप में कई बार आते हैं। ठीक है, जैसे x प्लस 1 का होल स्क्वायर है या x प्लस 1 का क्यूब है या फिर x स्क्वायर बराबर -1 है, इनका जब हम मान निकालेंगे तो ये काल्पनिक मान प्राप्त होते हैं। तो इनका क्या करेंगे? काल्पनिक मानों का CF किस प्रकार लिखा जाता है, इसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब यदि हम देखें, मान लीजिए m की वैल्यू जो हमने निकाली वो यदि काल्पनिक मान आ गए, और हम एक बात हमेशा जानते हैं, काल्पनिक मूल कभी भी सिंगल नहीं आता, हमेशा संयुग्मी के साथ आता है, जैसे अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। ठीक है, इस प्रकार की यदि कोई वैल्यू आ गई, और भी आगे कोई वैल्यू हो सकती है गामा और डेल्टा के रूप में, कितने भी मान, तो हम केवल एक ही मान को देख के लिखेंगे। इस प्रकार की वैल्यू यदि आती है तो जो हमारा CF या कहे हम y जो हमारा बनेगा उसको हम किस प्रकार लिखेंगे? पहले तो सादा रूप में लिख के बताता हूँ मैं आपको, जैसे वहाँ हमने लिखा था C1 e की पावर और जो हमारी वैल्यू थी, ठीक है, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा x, एक साथ भी लिख सकते हो। आप यदि चाहो तो इसको और भी स्पष्ट करना चाहो तो इस प्रकार भी लिख सकते हो, C2 e की पावर अल्फा और माइनस आयोटा बीटा x। हम ये देख के चले कि जो दो मूल हमारे थे ये m1 था और ये m2 था, तो पहले हमने जो CF निकाला अभी उसमें भी यही लिखा था, C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x, वही m1 m2। लेकिन यदि हम एग्जाम में इसको लिखेंगे तो वहाँ पर
एक नंबर कटने की संभावना रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि ये इसका पूर्ण हल नहीं है। इसका और भी जो हम शॉर्ट या पूर्ण हल निकालें तो वो हमें किस प्रकार से लिखना होगा वो समझिए। उसमें हम लिखेंगे C1 e की पावर, जो वास्तविक भाग है, इसमें दो भाग होते हैं, वास्तविक और काल्पनिक, तो वास्तविक भाग लिख दिया, और काल्पनिक में क्या आएगा, a cos बीटा x प्लस b और साइन बीटा x। यहां भी हमने दो चर प्राप्त हो गए, a और b। ये इसका शॉर्ट रूप है। दे मायावर प्रमेय से या फिर हम काल्पनिक जो सूत्र है उनसे हल करें तो 8-7 लाइन है, आप चाहो तो खुद भी कहीं बच्चे तो इसको हल कर सकते हैं। तो ये रूप हमें याद रखना है। जिस प्रकार CF में हमने वो रूप याद किया था, इसको यहाँ भी लिख सकते हो, पर ये थोड़ा अपूर्ण माना जाता है। तो इसके बाद आप ये लिख सकते हो, वास्तविक भाग है उसको e की पावर में, और काल्पनिक भाग को इस प्रकार से आप लिख सकते हो। अब इसमें एक स्थिति और देखें हम। कई बार क्या होता है कि अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा है, यही डबल बार आ गया। ये तो एक एक बार था संयुग्मी के साथ, दो हल, चार हल दोनों एक जैसे आ गए, तो फिर उसका CF है वो किस प्रकार से निकालेंगे हम, उसको देखिए। इस रूप को मैं दिखाता हूं। ये तो यही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन कहाँ होगा? जो हमने पहले CF निकाला है A है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, A1 प्लस A2x। सेम वही CF है जो हमने अभी पहले पढ़ा था, क्योंकि मैंने कहा था डबल वैल्यू हो तो ये तो एक ही बार आएगा, पर यहाँ डबल आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार B1 प्लस B2x, और ये हमारे पास साइन बीटा x। कहने का मतलब ये जो अचर है वो एक एक अचर के साथ और आ जाते हैं। पीछे भी हमने देखा था, यदि m की दो वैल्यू बराबर थी तो C1 प्लस C2x, या तीन वैल्यू थी तो C1 प्लस C2x प्लस C2x स्क्वायर। इसी प्रकार यदि इसमें एक वैल्यू और आ जाती है, वैसे काल्पनिक में कभी भी दो से ज़्यादा वैल्यू कभी भी कहीं किसी हमारे कोर्स सिलेबस में नहीं है, फिर भी यदि आ जाती है क्या करेंगे, A1 प्लस A2x प्लस A3x स्क्वायर, B1 प्लस B2x प्लस B3x स्क्वायर, ऐसे आगे पद बढ़ाते जाएंगे। बाकी हमारे कोर्स में अभी तो पर्याप्त इतना ही है, अधिक से अधिक दो बार हमें वैल्यू इसकी प्राप्त हो सकती है। इसके बाद ये तो मैंने आपको व्यापक सूत्र से समझाया है। अब हम एक एक CF का जो नियम है उसका स्पष्टीकरण उदाहरणों से आपके सामने करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अब अभी तक तो हमने पूरा इसका बेसिक और इसके सूत्रों का अध्ययन किया था। अब हम पहले उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। जो भी चीज़ आपने अभी तक पढ़ी है उसका पूरा स्पष्टीकरण इस उदाहरण में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले हम इसको देखें तो ये बाई है, इसकी प्रथम कोटि का अवकलज ये है, ये द्वितीय कोटि का है और ये तृतीय कोटि का, पर इसकी सबकी घात इसकी क्या है, घात एक ही है। इसका मतलब ये हो गया हमारे पास रेखिक अवकल समीकरण, और इजिकल टू में क्या है, 0, मतलब अचर गुणांक है। तो ये अचर गुणांक वाला रेखिक अवकल समीकरण हमें दिया हुआ है। अब इसका हल ज्ञात करना है तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि यदि अचर गुणांक का है तो हमें केवल CF निकालने की आवश्यकता है, और जो CF निकलेगा वही क्या होगा, उसका व्यापक हल। यदि यहाँ 0 की जगह कोई अचर होता, x स्क्वायर, x क्यूब, x प्लस साइन x, तो क्या करना था, तो फिर हम आगे विधि पढ़ेंगे कि PI कैसे निकाला जाता है। CF प्लस PI, ये दो तरह के हल होते हैं। यहाँ केवल CF से काम चलेगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ लिखेंगे दिया समीकरण। कभी भी जब आप दिया हुआ समीकरण लिखोगे तो मैंने कहा शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, लिखिए। तो ये क्या हो जाएगा, d क्यूब माइनस 6d स्क्वायर प्लस 11d माइनस 6, और ये क्या हो जाएगा, बाई इजिकल टू 0। सभी के साथ बाई था तो बाई को हमने बाहर ले लिया, अंदर केवल d का पद बचा। अब हम क्या करते हैं कि इसकी सहायक समीकरण लिखेंगे। ये तो ओरिजिनल समीकरण है, तो हमने एक बात कही थी अभी कि कैपिटल D है वो यहाँ प्रतीक है, इसको हम कोई अचर मान के इसका हल ज्ञात नहीं कर सकते या चर मान के हल ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि ये dy dx को प्रदर्शित करता है। तो हम क्या करेंगे,
इसकी सहायक समीकरण निकालेंगे। सहायक समीकरण को अन्य सवालों में आप शॉर्ट में AE लिखोगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है, AE। तो इसकी सहायक समीकरण कैसे लिखोगे ये ध्यान रखिए, m³ -6m² प्लस 11m -6 बराबर 0। देखिए सहायक समीकरण कैसे निकाली जाती है, एक तो d को हमने किसी भी चर m से हमने बदल दिया, दूसरा या हम देखें तो आपको याद करने की दृष्टि से बता देता हूँ, d बराबर तो रखना है m और y बराबर रखना है 1, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, y 1 हो गया, d की जगह m, तो ये m में एक समीकरण बन गया त्रिघात। बस आपको थोड़ा सा ये काम करना है, इसके बाद आपको इसके गुणनखंड करने हैं, क्योंकि हमने कहा था CF कब ज्ञात होगा, जब हमारे पास उस समीकरण के मूल प्राप्त होंगे। तो गुणनखंड करना सभी जानते हैं, और ठीक है, तो इसके मैं गुणनखंड करता हूँ, इसकी वैल्यू आएगी 1, 2 और 3, मतलब m-1, m-2 और m-3, ये इसके गुणनखंड है। तो इसकी वैल्यू यदि हम देखें 0 के बराबर रखकर अलग अलग पदों को, तो 3 मान हमें प्राप्त हुए। और ये हमने कहा भी था, ये समीकरण कितनी घात का है, 3 घात का। कोई समीकरण जितनी घात का होता है उसके उतने ही मूल या हमें हल प्राप्त होते हैं। 3 मूल हमें यहाँ प्राप्त हुए। अब देखिए, तो अब इसका CF कैसे निकलेगा वो देखिए, यहाँ पर अतः CF 3 वैल्यू है, तो CF हमने बताया था अचर लेंगे C1, e की पावर m1 क्या है 1, तो केवल x आ गया। इसी प्रकार C2 और e की पावर 2x और C3 और e की पावर 3x, मतलब C1 e की पावर m1x, m2x और m3x। तीनों वैल्यू अलग अलग थी, तो हमें किसी को जोड़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। तो ये हमारा क्या प्राप्त हो गया, ये हमारा दिए हुए सवाल का CF प्राप्त हो गया। अब विद्यार्थी देखो, ये CF है, ये ही व्यापक हल है। अब इसमें हमें अन्य कोई PI या GS व्यापक हल निकालने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद अब हम एक दूसरा उदाहरण और देखते हैं। देखिए, ये हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया है, वो CF ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो दिया हुआ समीकरण लिखेंगे हम। दिया समीकरण हमने कहा शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, d³ -d² -d + 1, और ये y = 0। इसके बाद हम क्या निकालते हैं, इसकी सहायक समीकरण। अब मैं शॉर्ट में आपको लिखूंगा केवल AE, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो सहायक समीकरण क्या होगी, m³ -m² -m + 1 बराबर 0। अब इसकी क्या है, m की वैल्यू हम देखें, इसको हम हल करेंगे तो यहाँ से m² कॉमन ले लो, यहाँ से -1, तो मैं सीधे लिख देता हूँ m-1 का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास हो जाएगा m + 1 = 0, ठीक है। अब आगे देखिए, इसके यदि हम हल ज्ञात करें तो m के हमारे पास 3 वैल्यूज आई, एक तो 1, 1 और ये -1, 3 वैल्यू हो गई, ठीक है। अतः CF कहो या इसका हल कहो, क्या करेंगे। अब यहां हम एक चीज देखें, यदि तीनों मान अलग अलग होते तो हमारा जो सामान्य नियम है उससे करते, पर ये 2 वैल्यू एक जैसी हो गई, दोनों मान एक हो गए। तो इस स्थिति में हमने शुरू में सूत्र अभी पढ़ा है, क्या करेंगे, 2 अचरों को साथ में लिखेंगे, C1 + C2x, और वही e की पावर 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं, 1x हो गया। चूंकि ये वैल्यू अलग है तो इसके लिए अलग से अचर आएगा e की पावर -x, ठीक है। ये हमारा हल प्राप्त हो गया। केवल ध्यान रखने की बात क्या थी, इनको अलग अलग नहीं लिखना, क्योंकि दोनों वैल्यू समान है। लिखना एक बार है, बस अचर गुणांक है वो दोनों जुड़ जाएंगे। 3 वैल्यू होती तो प्लस में C3x² आ जाता, यदि समान होती तो। ये आपका हल प्राप्त हुआ।
देखिए विद्यार्थियों, इसके बाद एक तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं अचर गुणांक वाले रेखिक अवकल समीकरण का। d4y dx4 प्लस 2d3y dx3 प्लस 3d2y dx2 प्लस 2dy dx प्लस y बराबर 0। तो सबसे पहले तो जो हमारा लिखने का तरीका है कि दिया हुआ समीकरण, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में इसको हम लिख देते हैं। d4 प्लस 2d3 प्लस 3d2 प्लस 2d प्लस 1 y बराबर 0। ठीक है, इसकी सहायक समीकरण हम निकालेंगे, इसकी AE। ये तो सभी सवालों में ये जो 3 स्टेप वो कॉमन रहेगी। तो m4 प्लस 2m³ प्लस 3m² प्लस 2m प्लस 1 इजिकल टू 0। देखिए ये m में 4 घात का समीकरण हमें प्राप्त हो गया। अब कई बच्चों के दिमाग में एक चीज़ यहाँ पर उठ सकती है कि सर 2 या 3 घात तक तो हम गुणनखंड कर सकते हैं, लेकिन 4 घात या 5 घात आ गई तो हम गुणनखंड कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको 2-3 बातें नोट करा देता हूँ। सबसे पहले तो ये कि परीक्षा में जो सवाल आता है वो इतना बड़ा कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये CF है, ये केवल हमारा बेसिक है। एग्जाम में जब सवाल आता है तो CF और PI दोनों का आता है। आप पिछले 5, 7, 8 साल के पेपर उठा के देख सकते हो। एक चीज़ तो ये। दूसरा, यदि आप अभ्यास करते हो तब ऐसी समस्या आ जाती है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब बड़ी कोई घात आएगी तो कोई ना कोई उसका एक ऐसा रूप बन रहा होगा जो चर्चित होगा। 2 या 3 रूप ही ऐसे चर्चित है जिनका सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। या दूसरा तरीका हम ये भी कर सकते हैं, कोई वैल्यू रख के देख सकते हैं। ठीक है, अब हमने एक चीज़ देखी है कि सारे चिन्ह है वो प्लस के है, मतलब इसके मान क्या है? काल्पनिक। तो ये कोई ना कोई चर्चित रूप है। तो ये चर्चित रूप आप सब पहचान जाओगे। मैं लिख के आपको बता देता हूँ, m² प्लस m प्लस 1 का होल स्क्वायर। और वैसे 10th क्लास में जब गुणनखंड हम करते हैं तो इन विधियों को सब जानते हैं कि जब 4 घात है तो चूंकि 2-2 घात के हमारे 2 एक जैसे बनेंगे, तो आप चाहो तो इसको भी आप आसानी से निकाल सकते हो। थोड़ा सा समय आपको लग सकता है। तो ये हमारे पास गुणनखंड आ गया। अब इस गुणनखंड में भी हम देखें तो अभी इसके भी हमें हल निकालने हैं। स्क्वायर है, इसका मतलब है इस जो समीकरण है अंदर वाला, इसकी 2 वैल्यू प्राप्त होगी और वो दोनों वैल्यू 2-2 बार प्राप्त होगी क्योंकि घात 2 है इसमें। अब इसका भी एक चर्चित रूप आपको दिखा देता हूँ। मैंने कहा अलग से कोई कठिन चीज़ नहीं आएगी, कोई चर्चित प्रश्न या रूप आपका पहले से चला हुआ आ रहा है वही आपको एग्जाम में देगा। आपने ω³ बराबर 1 ऐसे सवाल कई बार पढ़े हैं। तो ये 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एक स्टेप बन रही है जो बराबर 0 होता है। तो ओमेगा की वैल्यू जो होती है वो m की वैल्यू है, केवल अचर का अंतर है। तो m की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो होगी -1 प्लस माइनस आयोटा √3/2। अब चूंकि 2 घात है तो ये 2 बार प्राप्त होगी। ठीक है, अब देखिए तो मान की पुनरावृत्ति हो गई, 2 मान 2 मान, ये पुनरावृत्ति हो गई हमारी। ठीक है, अब इसका हल कैसे निकालना है? तो सबसे पहले हम यहाँ ध्यान दें, ये जो मान हमें प्राप्त हुए इनमें आयोटा है, तो ये मान कैसे है? ये मान काल्पनिक है। तो काल्पनिक मान का तरीका हमने क्या बताया था, उसका हल हम यहाँ लिखते हैं। एक बार सभी बच्चे देखेंगे। ठीक है, अतः CF या हल ताकि सब बच्चों को कठिनाई नहीं हो। C1 e की पावर -1 प्लस आयोटा √3/2 x। चूंकि ये पुनरावृत्ति वाला था तो यहाँ पर एक काम हम कर सकते हैं, C1 प्लस C2x, क्योंकि 2 बार इस मान की पुनरावृत्ति है। तो इसका हल जो मैंने अभी बताया था कॉस और साइन के रूप में, e की पावर -1/2x। वास्तविक पद को तो बाहर लिखना है, इसके बाद अंदर हम चलते हैं। तो a1 प्लस a2x, ये रटा रटाया रखना है आपको, केवल ये वैल्यू चेंज होगी अल्फा और बीटा की, बाकी कहीं कोई समस्या नहीं है। कॉस बीटा x का मान कितना है? √3/2x। इसी प्रकार
b1 प्लस b2x और साइन √3/2x। देखिए बिल्कुल सामान्य तरीका है, केवल आपको वो सूत्र है वो रट के या याद करके रखना है। केवल कभी भी आपके काल्पनिक में आएंगे तो अल्फा और बीटा की वैल्यू बदलेगी। अब इसी में मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, यदि ये वैल्यू 2 बार नहीं होती अर्थात डबल बार नहीं होती तो केवल क्या आता a और यहाँ केवल क्या आता b, एक एक वैल्यू होती तो। लेकिन एक एक वैल्यू है उसके 2 रूप है, तो इसके a1 प्लस a2x और इसका b1 प्लस b2x हो गया। बस ये ध्यान रखना है, यदि कभी 3 वैल्यू होती तो प्लस में a3x² जोड़ देते, यहाँ b3x² जोड़ देते बस। तो ये आपके CF के सभी तरीके जो आ सकते हैं एग्जाम में, वो आज हमने CF का अध्ययन किया पूरक फलन का। अब हम अगले लेक्चर में PI का अध्ययन करेंगे, विशिष्ट समाकल का, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण सवाल है वो PI वाले होते हैं और ये जो CF है ये वहाँ भी निकालना है। तो CF तो आप अपना अभ्यास कर सकते हो बुक्स में से, CF को कंटेस्ट कर सकते हो। अगले